अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसुलेटर्स हैं। तो हम बात कर लेते हैं ड्राई एयर के बारे में। फ्रेंड्स पहले भी हम बात कर रहे थे इस विषय में कि ड्राई एयर भी एक अच्छा इंसुलेटर है ओवरहेड लाइन में, जब तक कि बारिश ना होता हो। बारिश हो गया तो फ्रेंड्स उसमें मॉइस्चर इंक्लूड हो जाएगा और फिर वो अच्छा इंसुलेटर नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ ड्राई एयर रहेगा ही नहीं तो अच्छा इंसुलेटर कहाँ से रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वल्कनाइड रबर। तो वल्कनाइड रबर जो होता है वो भी एक अच्छा इंसुलेटर है। तो उसको बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड और गंधक मिला करके मिक्स करके तो उसको बनाया जाता है। तो वल्कनाइड रबर बोलते हैं। पीवीसी जो कि बहुत ही आजकल बहुत ही यूज़ हो रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये अच्छा इंसुलेटर है, अभी तक मार्केट में यही चल रहा है। तो आप इसे याद रखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एबोनेट के बारे में। एबोनाइट जो होता है ये एक टफ मटेरियल होता है। उसका टेम्परेचर देखिए फ्रेंड्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो जलना शुरू होगा। कहने का अर्थ है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इसी कारण इसको हम लेड एसिड बैटरी में यूज़ करते हैं उसका कंटेनर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, कंटेनर आप देखे होंगे या प्लास्टिक टाइप का कुछ कंटेनर रहता है लेड एसिड बैटरी का, तो वो क्या होता है, एबोनाइट होता है। तो एबोनाइट का यूज़ करते हैं हम लोग लेड एसिड बैटरी का कंटेनर बनाने में, कह सकते हैं। और उसमें बाकी प्लेट्स जो होते हैं वो तो लेड के बने ही होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइका के बारे में। तो फ्रेंड्स माइका के बारे में बता दूं कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट हो गया, जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन ही क्यों ना हो, किसी तरह का भी आयरन, सोल्डरिंग आयरन, और भी जो आपको प्रेस करते हो वो क्लॉथ वाले आयरन, वो या फिर कोई भी हीटिंग एलिमेंट, तो उसके बीच अगर किसी को इंसुलेशन देना है बिटवीन बॉडी एंड कंडक्टर साइड से, उसके बीच में, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं माइका का, क्योंकि माइका इतना जल्दी ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है और मॉइस्चर से भी ये मतलब कि ये फ्री है, मॉइस्चर इसमें नहीं आता है। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और फायर से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये कुल मिला के सबसे अच्छा इंसुलेटर बोल सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है फ्रेंड्स, आप इसे ऐसा नहीं कि जो भी चाहे वो शेप, आप गोल शेप दे दो, आप कोई अलग शेप दे दो, अपने अनुसार वो काम नहीं कर सकते हो। आप आयरन फ्लैट इस तरह में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया माइका। अब हम बात करेंगे माइका नाइट के बारे में। फ्रेंड्स माइका नाइट यानी कि उसको कपड़े या फिर क्लॉथ को वार्निश लगा देते हैं, वार्निश लगा कर उसको माइका लगा देते हैं और इसे मोड़ने लायक बना देते हैं उस टाइप का। तो ये कहलाता है माइका नाइट, यानी कि वो बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है और आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स बैकेलाइट। फ्रेंड्स जितने भी स्विच, टॉप होल्डर, जितने भी ये सब चीज़ होते हैं, बने होते हैं, आपका सीलिंग रोज हुआ, ये सारा का सारा बैकेलाइट का बना होता है। जहाँ आप देखिएगा सीलिंग रोज, आप समझिएगा है ये बैकेलाइट। ईजी टू अवेलेबल, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं चीज़ों को, बस आप पहचानते नहीं हैं, आपने सब देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेथराइट पेपर। फ्रेंड्स ये तो जो लेथराइट पेपर होता है इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो मशीन वाइंडिंग के बीच में यूज़ करते हैं एज इंसुलेटर। तेल से, मॉइस्चर से, इन सब से इनका कोई प्रभाव होता नहीं है, इसलिए लेथराइट पेपर को हम लोग यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रेजिन। रेजिन एक सिंथेटिक मटेरियल होता है और ये इसका उपयोग बैकलाइट बनाने में होता है। इंसुलेटेड कवर बनाने में रेजिन का भी यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है मिनरल ऑयल। मिनरल वाटर तो आपने बहुत पिया है फ्रेंड्स, अब आप देखिए सुनिए मिनरल ऑयल के बारे में। मिनरल ऑयल का यूज़ होता है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर में या फिर ऑयल इम्बर्स्ड मोटर्स में, ऑयल इम्बर्स्ड ट्रांसफार्मर में, स्टार्टर में। तो ये सब जितने भी ऑयल इम्बर्स्ड जो भी चीज़ होते हैं, ये जो ऑयल होता है वो मिनरल ऑयल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पोर्सिलीन। फ्रेंड्स पोर्सिलीन का भी यूज होता है किटकैट फ्यूज़ बनाने में, जो कि ट्रेडिशनल फ्यूज़ हुआ करता था पहले। आप निकालो, आजकल तो एमसीबी का ज़माना आ गया। पहले की जो फ्यूज़ होती थी रिवायरेबल होती थी, आप उसे फ्यूज़ हो गया, अब निकालो उसका बेस में से उसका टॉप निकालो, अब टॉप निकाल कर रिवायर करो, फिर लगाओ। तो वो जो मटेरियल का जो बना होता था वो कहलाता था पोर्सिलीन। कांच मैंने कि ग्लास। तो फ्रेंड्स ग्लास का यूज़ जनरली फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह बनाने में, बल्ब बनाने में। आप देखते हो कि ट्रांसपेरेंट दिखता है बल्ब, वो क्या है, ग्लास ही तो है, ये बताने की जरूरत है नहीं वैसे आपको। ठीक है, एबोनाइट, मार्बल, स्लैग, कागज, ये सब बहुत सारी सूखी लकड़ी, ये भी ड्राई है। तो मैं आपको मेन चीज़ बता दिया फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को कर लीजिएगा याद। फ्रेंड्स अभी हमारा नेक्स्ट क्या चलेगा, हमने फ्रेंड्स ये कर लिया, इंसुलेटर कर लिया, क्लासिफिकेशन ये कर लिया, अब हम करेंगे इसकी बात। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बताने वाला हूँ मैं आपको ऑर्डर ऑफ द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होता है किसी मटेरियल का। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वल्कनाइज्ड रबर का। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 to 50 किलो वोल्ट पर mm। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। केवी
पर mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। कहने का 1 मिलीमीटर में इतना केवी अगर क्रॉस कर जाता है तो ये कोई चीज़ ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स ये और ये मान लीजिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर में यहाँ मान लीजिए एयर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एयर है और आप 1 मीटर इसके बीच डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, और इसके बीच आपने 3 kV का आप सप्लाई दे दिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ ये ब्रेकडाउन, एयर को ब्रेकडाउन करेगा और यहाँ से यहाँ बात को कंप्लीट कर लेगा। तो यही तो होता है डाइलेक्ट्रिक फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। तो उसी तरह वर्गलाइट रबर का 30 to 50 kV पर mm होता है। उसी तरह एबोनाइट हो गया 30 to 40। अब रख माइका सब आपके बुक में अवेलेबल है फ्रेंड्स, उन्हें आप कर लीजिए याद। वैसे इतना ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स आपके नॉलेज के लिए आपको याद कर लेना चाहिए। हाँ, एयर का पूछता है फ्रेंड्स, माइका का पूछता है फ्रेंड्स, तो रेजिन आपका जैसे खनिज तेल का पूछता है फ्रेंड्स, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए कुछ कुछ, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स। हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा तापमान के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में कुछ बताया था मैं, ये आपको याद करने में सहूलियत होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर मतलब कि वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंसुलेटर हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं वर्ग कौन सा है क्लास में वाई भी है, ई है, बी है, एफ है, एच है और सी है। वाई, ई, वाई, ए भी है फ्रेंड्स, बीच में ए भी तो रखेगा, वाई, ए, ई, बी, एफ, सी, एच, ठीक है। तो हम उसके बाद हम क्लास के बाद हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर, सेफ्टी टेम्परेचर है फ्रेंड्स। तो ये टेम्परेचर हुआ, बाकी अब देख लीजिए क्या है। तो एक मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था सेपरेट, तो आप कैसे इस चीज़ को याद कीजिएगा, तो उसका एक ट्रिक बताया था, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर इस वीडियो में जा करके अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया हूँ कि वाई का कितना वैल्यू है फ्रेंड 90 डिग्री। फ्रेंड्स कई बार देखेंगे मोटरों में ही लिखा रहता है वो किस टाइप का इंसुलेटर यूज़ किया गया, तो वाई टाइप का इंसुलेटर यूज़ किया गया, ई टाइप का इंसुलेटर, ए टाइप का इंसुलेटर यूज़ किया गया। तो ये तो आपका क्लास दे देता है, लेकिन आप उससे पता कर पाएंगे कि कौन सा मतलब कितना ये टेम्परेचर ले सकता है ये मोटर, नहीं फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ए के लिए कितना दिया हुआ है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ई के लिए कितना दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी के लिए सेम 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ के लिए 155 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह एच के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह सी के लिए 220 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कुछ रहता है, आपको याद कैसे करना है। वाई से यंग, ए से अमित, ई से ईटिंग, बी से ब्रेड, एफ से फिश, एस से हैन, सी यंग, अमित, ईटिंग, ब्रेड, फिश, हैन, सी। तो मैंने उसका कुछ एक अच्छे से बताया हूँ मैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे समझ लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है, और इसका पैटर्न आपको कैसे देखना है। आपको पैटर्न इसका देखना है 90 में कितना जोड़ेंगे तो 105 हुआ, 15 जोड़ने पर 105 होगा, 15 इसमें भी जोड़ेंगे तो 120 होगा, इसमें 10 जोड़े तो 130 होगा, 30 में फिर आप कितना जोड़े, इसमें 25 जोड़े हैं तो 155 हुआ, इसमें आप कितना जोड़े हैं तब उसका आंसर निकाल लीजिए। तो एक ये भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी मैच करा रहा है, तो आप उस पैटर्न को थोड़ा याद कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए यंग, अमित, ईटिंग, ब्रेड, फिश, हैन, सी। सिंपल है, तो आप एक पूरे लिस्ट को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। उस रिलेटेड मैं आपको अच्छे से बताया हूँ, तो आप वो वीडियो को देख लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सेमी कंडक्टर्स। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स सेमी कंडक्टर मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, वो कहलाता है सेमी कंडक्टर। मतलब कि फ्रेंड्स वो कंडक्टिव मटेरियल भी हो एज वेल एज इंसुलेटिव मटेरियल भी हो, मतलब कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने भी ज़्यादा ना हो और इंसुलेटर के इतने भी कम ना हो, तो वो कहलाता है सेमी कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, ये सारे जितने होते हैं सारे के सारे सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ये जो बने होते हैं अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका एलईडी बल्ब है, ये भी आपका एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं जनरली, तो क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो उसमें डोपिंग करके उसमें सेमीकंडक्टर में और उसको यूज़ में लाया जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, तो उसमें डोपिंग करके
5 4 9 कर देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और 3 का जो डोपिंग करेंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वो भी यूज़ में लाते हैं। उसी तरह आप PN ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चले जाएंगे तो आपको ओवर भी बता रहा था कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रेसिस्टर के बारे में। फ्रेंड्स, रेसिस्टर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है रेसिस्टर के बारे में, लेकिन फिर भी इस बारे में बता दूँ शॉर्ट में। रेसिस्टर क्या होता है फ्रेंड्स? जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है वो रेसिस्टर होता है। फ्रेंड्स, परिभाषित करते हैं कंडक्टर को, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है वो कंडक्टर कहलाता है, मतलब उसकी क्वालिटी कंडक्टिविटी कहलाती है, और वो जो क्वालिटी जो रखता है वो कंडक्टर कहलाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, वो रेसिस्टेंस कहलाता है। उसका क्वालिटी जो होता है रेजिस्टेंस कहलाता है, और वो जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं अवरोध पैदा करने के लिए वो कहलाता है रेसिस्टर। तो फ्रेंड्स, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। रेजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है, उस डिवाइस की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप मार्केट में जाइएगा ये मत कहिएगा फ्रेंड्स मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, आपको क्या बोलना होगा? रेसिस्टर चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दिया रेसिस्टर के बारे में। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाया था, तो मैं उस वीडियो को बता दूंगा कौन सा वीडियो है रेसिस्टर का, तो आप उसमें देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत तरह के रेसिस्टर बताए होंगे जो आपको आपके बुक में भी नहीं मिलेंगे। कार्बन रेजिस्टेंस, थिक फिल्म रेजिस्टेंस, थिन फिल्म रेजिस्टेंस, सेफ्टी वैल्यू रेजिस्टेंस, बहुत तरह के रेजिस्टेंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन सा वीडियो है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में, जैसे क्या आता है कार्बन रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस। तो आपके बुक्स के अनुसार तो यही है, कार्बन रेजिस्टेंस एंड वायर रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस इसमें कार्बन इंक्लूड रहता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस में वायर को यूज़ करके रेजिस्टेंस तैयार किया जाता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था मैग्नी और यूका का यूज़ वायर रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड है आपस में, तब आप समझ सकेंगे चीज़ों को। ठीक है, और वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस जो फिक्स वैल्यू का होता है, वायर रेजिस्टेंस भी आप वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आप बना सकते हैं, और फिक्स वैल्यू का भी होते हैं ऑब्वियस। अब फ्रेंड्स, बात आती है मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब कि कैसे आप बनाते हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे आप पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब कार्बन रेजिस्टर में कलर कोडिंग का यूज़ किया जाता है। 9th 10th पढ़ा है जिसने, उस कलर कोड के बारे में, रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में जानता है। कलर कोड क्या है फ्रेंड्स? आप लिख सकते हैं BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये है एक ट्रिक, ना कि कलर कोड। कलर कोड उसका B से ब्लैक, B से ब्राउन, L से R से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, ये सब आपका कलर कोड हो गया। तो इसी तरह आपको कलर कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कार्बन रेजिस्टेंस बहुत यूज़ करते हैं, बहुत देखे भी होंगे, तो कुछ थंब रूल बता देता हूँ। रूल क्या है फ्रेंड्स? कभी भी पहला कलर जो होगा कार्बन रेजिस्टेंस का काला नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, आप कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी कार्बन रेजिस्टेंस का पहला कलर, जिसमें आप कलर का पट्टी देखेंगे, स्ट्रिप देखेंगे, वो ब्लैक नहीं होगा, ना ही होगा गोल्डन, ना ही होगा सिल्वर है। ये इस तरह का कलर आपके कार्बन रेजिस्टेंस में पहला कलर में नहीं काउंट होता है, कभी होता ही नहीं है। ठीक है, और चीज़ मैं बताती हूँ कि फ्रेंड्स, गोल्डन और सिल्वर कलर जो होता है हमेशा पहले 2 कलर के बाद ही होते हैं। ठीक है, उसके पहले नहीं होंगे। किसी भी रेजिस्टेंस पर कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 कलर होता है। ठीक है, मिनिमम आपका 3 कलर होगा ही होगा, मैक्सिमम आपका 6 कलर होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा और 3 कलर से कम भी नहीं होगा कार्बन रेजिस्टेंस का। ठीक है, 4 कलर और रेजिस्टेंस में पहला 3 कलर जो होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा, और चौथा कलर जो होगा उसका टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, और इन 3 कलर में से पहले कलर 2 जो होगा उसको एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब उस पॉइंट को, जैसे आपने रेड हुआ तो रेड का जो वैल्यू हुआ 2 तो आप लिख दोगे 2, और एक ब्राउन हुआ तो ब्राउन को 1 तो 1 एज इट इज़ आप लिखेंगे। तीसरा में आपका मल्टीपल वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, जो चौथा कलर जो होगा हमेशा टॉलरेंस को बताएगा, और जिस कलर में टॉलरेंस का पट्टी नहीं रहेगा वहाँ ±20% आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, अगर चौथा कलर पट्टी जो होगा आपका सिल्वर होगा तो आप समझ लीजिए ±10% टॉलरेंस, अगर गोल्ड होगा तो प्लस समझ लीजिए ±5% टॉलरेंस। ठीक है, और एक चीज़ और, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि ±5% या ±10% मान लो आप, जैसे कि किसी रजिस्टर का वैल्यू जो है 20 ओम है, यानी कि प्लस माइनस या तो 18 ओम हो सकता है या तो 20 ओम, उसी के बीच वेरी करेगा। एग्जैक्ट 20 ओम मिलना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि आप डिफरेंट टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है ये डिफरेंट टेम्परेचर में से इस वैल्यू को लैब में निकाला गया हो और आप उसे डिफरेंट टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जनरल 20 डिग्री माना गया,
तो आप इस हिसाब से प्लस माइनस टॉलरेंस होता है, ठीक है। हम टॉलरेंस की वैल्यू समझ गए। तो ये है कुछ थंब रूल कलर के लिए, तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं बारी सोल्डरिंग की। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने वाले वीडियो में मैंने आपको सोल्डरिंग के बारे में बताया था, सोल्डरिंग आयरन को भी दिखाया था। फिर मैं आपको बता दूं सोल्डरिंग का यूज़ तो फ्रेंड्स बहुत है, आपको भी पता है फ्रेंड्स। हर रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, आपका जो भी चीज़ होता है वो सोल्डरिंग के माध्यम से उसमें कंपोनेंट ऐड होते हैं या फिर रिमूव होते हैं, तो ये कहलाता है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, दो मतलब कि तार को जोड़ने के लिए एक तीसरा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो होता है मतलब फिलर मटेरियल, तो वो सोल्डरिंग कहलाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग का यूज़ बहुत होता है फ्रेंड्स। और सोल्डरिंग में तो सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं जिसको बोलते हैं हार्ड सोल्डर या फिर बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डर। दो तरह का सोल्डर यूज़ करते हैं, हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर यानी कि नर्म सोल्डर। तो इसमें कुछ कंपोनेंट जैसे नर्म सोल्डर आपको बनाना है, जैसे सोल्डरिंग यानी नर्म सोल्डर का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, टीन की वैल्यू 10% है तो शीशे की वैल्यू 90% है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर टीन की वैल्यू 10% मान रखेंगे और शीशे की वैल्यू मैंने लेड की वैल्यू 90% रखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चला जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वहीं पर अगर टीन की वैल्यू 90% रहेगा और लेड की वैल्यू 10% रहेगा तो इसका वैल्यू चल जाएगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कहने का अर्थ है कि टीन के वैल्यू ज़्यादा रहेगा और लेड के वैल्यू कम रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। एक नर्म सोल्डर बनाने में आप अगर टीन ज़्यादा वैल्यू में यूज़ करेंगे और लेड को कम यूज़ करेंगे तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा और आप इजी मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल सोल्डर वायर का यूज़ करें, आपको उसके लिए अल्का पी यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें सोल्डरिंग करने के लिए इसमें फ्लक्स का भी यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है फ्रेंड्स, सोल्डर के जो होते हैं सोल्डरिंग वहाँ पर वो पहला तो फ्लक्स का काम है कि वो जंक्शन पर जो भी धूल गंदी है उसको क्लियर करता है, उसको बहा के बाहर निकाल देता है और उसको फ्लो एक देता है। सोल्डरिंग आयरन में जो सोल्डर यूज़ करते हैं उसका फ्लो देता है और फ्लो वो क्या होता है प्रॉपर उसमें चिपक जाता है और आपका सोल्डरिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग का जो टास्क आप कर रहे हो वो अच्छे से परफॉर्म होता है। कॉपर के बारे में मैं बताऊँ तो कॉपर में तो जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स घटक होते हैं और बेरोजा। तो जैसे कि आपको याद रखने के लिए एक आपको पैटर्न बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप याद रखिए तांबा का और पीतल का, जिसका सेम है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरोजा। तांबा पीतल एक साथ क्योंकि मिक्सअप होता है। पीतल क्या होता है, तांबा का मिक्सअप होता है, तांबा और जिंक मिलाकर। तो आप ऐसे याद रखिए कि पीतल हुआ तो तांबा और पीतल का एक साथ, जिंक, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और बेरोजा, ठीक है। तो उसी तरह हो गया एल्युमिनियम का स्ट्रीन, बेरोजा, आयरन नंबर 7 और जस्ता का जिंक क्लोराइड, जस्ता यानी कि जिंक। तो आप याद रखें जस्ता यानी कि जिंक यानी जिंक क्लोराइड, ठीक है। पीतल में भी जिंक यूज़ हो रहा है तो इसमें भी जिंक क्लोराइड, ठीक है। और उसी तरह हो गया सोना चांदी का सुहागा यानी कि बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर जो आप कैरम में खेलते हैं तो वो क्या है, बोरेक्स है। तो बोरेक्स पाउडर जैसे अब यूज़ कर रहे हैं वो भी बोरेक्स है। सोना और चांदी के लिए क्या यूज़ करेंगे, बोरेक्स, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको याद रख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कंडक्टर, इंसुलेटर और सोल्डरिंग के बारे में मैं बता दिया हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा प्रयास यही है कि आपको ITI क्लास की तरह एक इन्वायरमेंट आपको दें और आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि मेरा प्रयास जो हो सके सफल हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।